कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, दंगे कराती है और अब तो बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए दंगे बंद हो गए, सारे दंगाइयों ने मिलकर सरकार बना ली। वो नाराज नहीं है, उनसे जनता नाराज थी, उनके क्षेत्र की जनता नाराज थी और वही लोग पार्टी छोड़ के गए हैं जिनकी रिपोर्ट गलत आई थी कि ये चुनाव अपने क्षेत्र में नहीं जीत सकते, इसलिए एमएलए बनना है। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण किसी न किसी दल से फिट करके वोट लेकर के सबने सुना है। काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग में इन लोगों की गिनती है और बुद्धि तो होगी लेकिन सद्बुद्धि उनको ईश्वर दे। 5 साल तक के आप रहे योगी जी की सरकार में, जब पहले ही बनी थी तब चले जाते। अब योगी जी की सरकार ना आएगी तो वो चले जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर एक समाज का वोट जो है वो एकजुट करके सपा में डलवाना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। उस गांव के लोगों ने बताया कि 6 दिनों से बिजली नहीं है इस गांव में, और जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी बुलाने पर भी नहीं आते हैं। बसपा का वोट अलग हो गया है और सपा का वोट अलग हो गया है, इसलिए जितना वोट हमको मिला था उतने से भी कम वोट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, मौसम पटना से ज़्यादा सर्द है, लेकिन सियासत का तापमान बिहार के मुकाबले, पटना के मुकाबले ज़्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो अपनी चुनाव यात्रा के दौरान हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक शख्सियतों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और हमारा सफ़र आ पहुंचा है, हम मिलने आ पहुंचे हैं, मुलाकात करने आ पहुंचे हैं केंद्र सरकार में मंत्री और यूपी की सियासत के दिग्गज चेहरे, यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे कौशल किशोर सर के साथ मोहनलालगंज से सीट से सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 1986 से माफ़ कीजिएगा, 1986 से आपका राजनीतिक जीवन शुरू होता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, जो मैंने जानकारी जुटाई आपके बारे में, उसके बाद सपा सरकार में भी राज्य मंत्री रहे, अब बीजेपी में हैं। 2017 और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, बीजेपी के लिए क्या अंतर है इन दोनों चुनावों में? 2017 और 2022 के चुनाव में ये अंतर है कि 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की नेतृत्व की सरकार थी। उन्होंने अपने उस 5 साल के पीरियड में जनता के हित के लिए बहुत कोई इस तरह के काम नहीं किए। केवल 18,000 आवास पूरे प्रदेश में 5 साल में दिए। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में 45 लाख आवास दिए। वो जिंदा लोगों के लिए आवास देना ज़्यादा उचित नहीं समझा और कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफन थे उन कब्रिस्तान की बाउंड्री कराना, वहाँ हैंड पाइप लगाना, इस तरह का काम उन्होंने किया जो किसी को भी अच्छा नहीं लगा और जनता को लगा कि ये गलत कर रहे हैं। इसके अलावा एक विशेष संप्रदाय के लोगों को लड़कियों की शादी में अनुदान दिया और बाकी लड़कियों की शादी में अनुदान नहीं दिया। पिछड़े वर्ग और SC ST वर्ग के लोगों को और गरीब छात्र छात्राएं जो थी वो अपर क्लास के लोगों को भी, उनके लड़के और लड़कियों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी। एक विशेष वर्ग के लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति देने का काम किया, जिससे जनता में इन सब चीज़ों का आक्रोश भी बना रहा। उनके पीरियड में बिजली का कनेक्शन बगैर पैसा दिए हुए नहीं मिलता था और 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार आई, सौभाग्य योजना को लागू किया, सबको बिजली के कनेक्शन मिल गए। आज जो है पूरे प्रदेश में बिजली पूरी तरीके से मिल रही है। लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले, लोगों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान के रूप में 2-2 हज़ार की किस्तें 3 बार में साल में मिलती हैं। मुफ्त में लोगों को इलाज मिल रहा है और जिनका इलाज मुफ्त में नहीं हो पा रहा उनका अलग से भी पैसा एस्टीमेट बनने पे सरकार देने का काम कर रही है। विधवा विकलांग वृद्धाओं की पेंशन दोगुनी कर दी गई है। इसके अलावा जो गांव पंचायत के सदस्य होते पंच, उनको हर बैठक में 100 रुपये अब तक किसी ने नहीं दिया, उनको देने का है हमारी सरकार ने काम शुरू किया। और जो जिला पंचायत सदस्य हैं, BDC के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों की
सर, आपसे दूसरे राजनीतिक सवाल भी होंगे, लेकिन चूंकि आपने बिजली का जिक्र किया, निजामबाद के किसी गांव में मैं गया था, गांव का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, देखकर मैं बता दूंगा। मैं बस आपको वो फीडबैक दे रहा हूं, अपडेट एक जानकारी दे रहा हूं। उस गांव के लोगों ने बताया कि 6 दिनों से बिजली नहीं है इस गांव में, और जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी बुलाने पर भी नहीं आते हैं, और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है और 6 दिनों से ये गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। देखिए, हमारी सरकार ने योजना बनाई, ये रेयर केसेस कहीं होंगे जहां पर अधिकारियों की लापरवाही है, गलती है। वैसे हमारी सरकार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए, नया लग जाना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे से भी पहले ट्रांसफार्मर बदल जाने चाहिए। जो बिजली के जर्जर तार हैं वो टूट रहे हैं, उनको तार नए केबल वायर लगाने जाने चाहिए। जो ट्रांसफार्मर की क्षमता है वो 2 गुनी कर दी जाए या वहाँ की आवश्यकता अनुसार कर दी जाए। नए ट्रांसफार्मर और नए पावर हाउस बनाने की भी तमाम शुरुआत कर दी गई है, और तमाम जगह नए ट्रांसफार्मर लगे हैं और नए पावर हाउस भी बनना शुरू हुए। तो ये कहीं कहीं पे कुछ अधिकारी जिनकी मानसिकता विपक्ष से जुड़ी हुई है और बीजेपी को पसंद नहीं करते, वहाँ ही ऐसे लोग लापरवाही करने का काम कर रहे हैं। चुनाव कहीं का हो, लेकिन परसेप्शन बड़ा मायने रखता है। लगता नहीं कि इस बार राह बीजेपी की थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि परसेप्शन, बड़ा कॉमन परसेप्शन ये नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी को किस तरह से लड़ाई में देख रहे हैं, कितनी चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी को? कि समाजवादी पार्टी को हम चुनौती नहीं मानते, इसलिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, मायावती जी का और अखिलेश जी का। ये गठबंधन जो था, ये गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन था, और इस गठबंधन की वजह से 80 में से 64 सीटें भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जीत करके आया। मात्र 16 सीटें वो जीते, 1 कांग्रेस और 5 सपा और 10 बीएसपी। अब ये गठबंधन नहीं है, वोट का जो है बाइफर्केशन हो गया है, वोट डिवाइड हो गया है, बसपा का वोट अलग हो गया है और सपा का वोट अलग हो गया है। इसलिए जितना वोट हमको मिला था उतने से भी कम वोट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ज़्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार लोगों को मुफ्त में राशन दे रही, डबल राशन दे रही है। जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई मेहनत करने वाला नहीं है, बच्चे हैं, उन लोगों को भी राशन मिल रहा है, और यहाँ तक कि कुछ लोग राशन बेच भी रहे हैं, इतना ज़्यादा राशन मिल रहा है। तेल भी मिल रहा है 1 किलो, और रिफाइंड या कड़वा तेल, दाल मिल रही है, नमक भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिल रही हैं। तो जनता का जो आकर्षण है वो तेज़ी से, और बसपा चूँकि लड़ाई में नहीं हो, मायावती जी का, बहन जी का एक बयान आया कि सपा को हम किसी कीमत में नहीं आने देंगे, भले हमें वोट बीजेपी को करना पड़े। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी तो 3.5-4 लाख दलित समाज के लोग, SC/ST समाज के लोगों को जो मायावती जी ने उनको प्रमोशन में आरक्षण देके प्रमोट किया था, उन सबको इन्होंने डिमोट कर दिया। SDM को तहसीलदार, तहसीलदार को नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को सिपाही बना देने का काम किया, जिससे लोगों में आक्रोश है, और इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले बार से ज़्यादा वोट मिलेगा बीजेपी को, और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सीएम योगी के कुछ ट्वीट्स मैं देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि आजमगढ़, माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसमें हिंदू मारे गए। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुओं पर गोली चलाने वाले कैसे वोट मांगने जाएंगे। बड़ा इस तरीके का ट्वीट है, और इस ट्वीट के हवाले से कल हमारी बातचीत हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, दंगे कराती है, और अब तो बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए दंगे बंद हो गए, सारे दंगाइयों ने मिलकर सरकार बना ली। उसी पार्टी में शामिल होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे मित्र हैं, और उसी पार्टी में शामिल होकर के उनकी जो पुत्री है, जो आज भी हमारी पार्टी में सांसद हैं, और वो पार्टी के साथ खड़ी हैं। इसका मतलब वो अपने पिताजी की विचारधारा से सहमत नहीं है, और वो खुद इसी पार्टी में शामिल होकर के तमाम लोगों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, खुद मंत्री रहे। 5 साल तक के चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हो गए। जनता उनकी इस बात को जो है नेगलेक्ट कर रही है पूरी तरीके से। हाँ, समाजवादी पार्टी की पीरियड में, सरकार में सैकड़ों दंगे हुए, और हमारी सरकार रही उस पीरियड में कोई भी दंगे नहीं हुए। और ये बयान खुद
आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने अपने भाषणों में तमाम जगह दे चुके हैं। जब हम बीजेपी में थे तमाम जगह इस तरह का भाषण दे चुके हैं। तो उनका ये जो कथन है वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है, बल्कि उनको अवसरवादी जनता मान रही है। बड़े नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं खैला भी होगा, खदेड़ा भी होगा, मछली की आंख की तरह निशाना है, किसी भी तरह से योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देना है। वो नाराज नहीं है, उनसे जनता नाराज थी, उनके क्षेत्र की जनता नाराज थी, और वही लोग पार्टी छोड़ के गए हैं जिनकी रिपोर्ट गलत आई थी कि ये चुनाव अपने क्षेत्र में नहीं जीत सकते, इसलिए एमएलए बनना है तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण किसी न किसी दल से फिट करके वोट लेकर के सत्ता में जाना है, और जाना है तो लोगों का विरोध करना है, जहाँ थे उनका विरोध करके ही जाना है। इसलिए उनका विरोध फर्जी है पूरी तरीके से, और जनता ने उनको नेगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश नहीं की, डर नहीं लगता जिस तरीके से वो मोर्चा संभाले हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, खेल बिगाड़ देंगे? कोई खेल बिगड़ने वाला नहीं। उनके समाज के लोगों को भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हे मिले हैं, उन लोगों को भी मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिला है और बिजली मिल रही है। जिनको भी सुविधाएं चाहिए वो जाति विशेष के साथ खड़े होने वाले नहीं। भाषण देना अलग बात है और जनता को जोड़ना अलग बात है। उनके समाज के लोग ही बड़े पैमाने पर वोट बीजेपी को करेंगे। एक आखिरी सवाल है, सीएम योगी से इतना डर क्यों लगता है? मैं देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी अगर वापस सत्ता में चले आते हैं तो मैं यूपी माफ़ कीजिएगा लखनऊ से पलायन कर जाऊंगा। सुना है आपने ये बयान? हाँ, मैंने सुना है। काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग में इन लोगों की गिनती है, और बुद्धि तो होगी लेकिन सद्बुद्धि उनको ईश्वर दे। 5 साल तक के आप रहे योगी जी की सरकार में, जब पहले ही बनी थी तब चले जाते। अब योगी जी की सरकार ना आएगी तो वो चले जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर एक समाज का वोट जो है वो एकजुट करके सपा में डलवाना चाहते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिया है कि उनके समाज के लोग सुन लें कि मैं डर रहा हूँ, मैं योगी जी की सरकार की वजह से चला जाऊँगा। तो योगी जी से उनको क्यों नफरत है मेरी समझ में नहीं आता। अगर इतनी नफरत है योगी जी से तो तमाम सुविधाएं ली होंगी, तमाम सुविधाएं मिल रही होंगी, तमाम चीज़ें उनके समाज के लोगों को मिल रही। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। जो विडो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, जिनके घर में कोई कमाने के नहीं, उनके घर में राशन मिल रहा, डबल राशन, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। वो डर के नहीं, खुल करके कुछ लोग कमल पर बटन दबाएंगी, और कुछ लोग महिलाएं जो तलाक का कानून बना इसकी वजह से आदमियों से भले डरती हों, दबाव में हो, वो चुपचाप जाकर के कमल का बटन दबाएंगी और कमल का बटन दबा करके बीजेपी की सरकार बनाएंगी। इसलिए कुछ जो ऐसे मुनव्वर राणा जैसे लोग जो हैं उनके समाज में, वो लोग ये भी दबाव बना रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं वोट डालने न जाएं, उनको अपनी महिलाओं पर भरोसा नहीं रह गया, ऐसा ना वो कमल का बटन दबा दें, इसलिए उनको रोक रहे हैं कि वोट भी डालने न जाए। तो चलिए, यूपी की सियासत के बड़े चेहरे, केंद्र सरकार में मंत्री कौशल किशोर सर से हम बात कर रहे थे। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतना लंबा वक्त देने के लिए शुक्रिया। और जो मैं तस्वीर यहाँ की देख रहा हूँ, आपकी व्यस्तता भी समझ में आती है, उन व्यस्तताओं के बीच आपने हमको वक्त दिया। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। जो जरूरी सवाल थे उसके जवाब तलाशने हम आए थे, और जाहिर है उन सवालों के जवाब मिले भी होंगे। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।